हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिशु एंड आकाश डायरीज। तो जैसा कि आज आप थंबनेल में देख के ही समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो दैट इज़ ऑल अबाउट IUI प्रोसीजर। IUI मतलब इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये बेसिकली क्या होता है, एक इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने का एक तरीका है जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है। अब मैं इसको आपको वन बाय वन बताऊंगी कि IUI की ज़रूरत क्यों होती है, IUI की कॉस्ट क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो ये सारी बातें आज के इस कंटेंट में हम करेंगे। तो पहला है कि जो पीपल हैं, जो कपल्स हैं, जो जिनमें क्या बोलते हैं, थोड़ा इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं और वो अनएक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब कि उनको पता नहीं है, सारे लैब टेस्ट नॉर्मल हैं, अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मल हैं, ट्यूब जो होती हैं आपकी यूट्रस की वो बिल्कुल ठीक है, हॉर्मोन्स भी सारे ठीक हैं, पर समझ नहीं आता कि उनको हो क्या रहा है। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, पहले तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं, हॉर्मोन्स थेरेपी देते हैं। हार्मोन थेरेपी बेसिकली क्या है, आपके जो बॉडी के जो फीमेल हार्मोन है उनको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये थेरेपी, कुछ ऐसी थेरेपी भी है जो मेल्स के केस में भी होती है। अगर किसी को, मेल्स को ऐसी कोई इशू है या स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर भी डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस देते हैं जहाँ पर वो सिर्फ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। तो पहला फेज़ ये है आपके ट्रीटमेंट का, जो इनफर्टिलिटी इश्यूज है वो पहला केस यही होता है कि हम उनको दवाइयों से ट्रीट करें। ये साइकिल जो होती है डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और रिपोर्ट्स टू रिपोर्ट्स वेरी करता है कि कितने टाइम तक हम मेडिसिन पर क्या बोलते हैं जा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि अगर एज फैक्टर, अगर एज आपकी 35 प्लस है बेसिकली और स्पर्म काउंट कम है, कुछ क्या बोलते हैं, यूट्रस में कुछ एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, PCOS की दिक्कत है, PCOD की दिक्कत है, तो वहाँ पर केस में क्या होता है, आपका हार्मोन थेरेपी की जाती है। तो अब जो आता है, अब वो आता है IUI का केस। तो IUI में बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स, हम ये मान के चलते हैं कि अगर नॉर्मल आ रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, या जो फीमेल है उसको थायराइड का इशू आ रहा है, PCOD का दिक्कत आ रही है, PCOS आ रहा है, या मेल के केस में अगर आपका स्पर्म जो मोटिलिटी है वो कम है, काउंट ज़्यादा है पर मोटिलिटी जो कम है, जितने स्पर्म अच्छे होने चाहिए वो मोटाइल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि वो इजैकुलेशन के बाद आपके यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस केस में जो फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस होती है डॉक्टर्स की, हार्मोन थेरेपी के बाद होती है आपकी IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और ये आप मान के चलो कि जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल क्या बोलते हैं, पिल्स के थ्रू इंड्यूस करा के किए जाते हैं कि जब नॉर्मल साइकिल आएगा, अगले अगले वीक, अगले मंथ का जो नॉर्मल साइकिल आएगा वहाँ पर से वो प्रोसीजर शुरू होता है। सपोज द डेट इज टुडेज डेट इज समथिंग लाइक XYZ 12, राइट। तो 12 को, अगर नेक्स्ट 12 को अगर हमने IUI प्रोसीजर की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, उस 12 से कुछ हार्मोन थेरेपी जो है वो शुरू हो जाती है। हार्मोन्स थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, 10 डेज तक आपको कुछ इंजेक्शंस या कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह दिए जाते हैं। उसके बाद जो होता है, एग को क्वालिटी को इम्प्रूव करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये सारी दवाइयाँ हैं, जो सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि एग क्वालिटी इम्प्रूव हो। उसके बाद उसकी एक सोनोग्राफी होती है, जो सोनोग्राफी बेसिकली क्या कर सकते हैं, 8 दिन से स्टार्ट हो जाती है, 8वें दिन से स्टार्ट हो जाती है। 8वें दिन होगी, 10वें दिन होगी, 12वें दिन होगी और 14th डे। हम ये मानते हैं कि अगर 14th डे पे एग को रैप्चर करना है तो क्या होता है, उसके 36 या 48 आवर्स के पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो क्या करता है, एग को बस्ट करता है बेसिकली। तो क्या है इसमें कि फीमेल, पहले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, उसके बाद 8th डे से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ उसके बाद आपकी मेडिसिन शुरू हुई, उसके बाद आपको जो एग मैच्योर करनी है उसकी दवाइयाँ देती गई, फिर उसके आपके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई कि एग का साइज कैसे कैसे बढ़ रहा है। राइट ओवरी में भी एग हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज। उसके बाद क्या होता है, जब आपका सपोज 14th डे आने वाला है तो उसके जो 12th डे आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक
इंजेक्शन देंगे ताकि 14th डे पे जो आपका एग है वो रप्चर हो जाए। जब वो एग रप्चर होगा उसी सेम डे पे क्या होता है, आपका IUI प्रोसीजर होता है। तो IUI प्रोसीजर में क्या होता है, सिंपल जो स्पर्म होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिलैक्स होना है। मेन थेरेपी टू गेट अ IUI सक्सेस इज यू विल हैव टू रिलैक्स। कुछ भी परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ मैं ये मान सकती हूँ डर लगता है पर दर्द नहीं होता, या पेन की जो इंटेंसिटी है वो भी पर्सन टू पर्सन एक्चुअली वेरी करती है कि किसको होगा किसको नहीं होगा, कौन ज़्यादा सेंसिटिव है चीज़ों को लेके। तो डिपेंड्स करती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, आप हॉस्पिटल गए, आपको वहाँ पर डे केयर में ही आप वहाँ से आ जाओगे, पर जाना है आपने, जो भी है डॉक्टर बोलेगा, स्पर्म कलेक्शन होगा, उसकी वॉशिंग होगी। वॉशिंग का मतलब ये है कि जो अच्छे स्पर्म होंगे वो रख लिए जाएंगे, जो मोटाइल होंगे उनको ही क्या किया जाएगा, जो फीमेल का जो यूट्रस पार्ट है, तो जो एक कैथेटर होता है, कैथेटर के थ्रू क्या किया जाता है, जो फीमेल है उसके जो यूट्रस पार्ट है उसमें क्या किया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है। इट इज़ नॉट पेनफुल, ओनली 2 to 3 मिनट्स लगते हैं इस पूरे प्रोसीजर को होने में। मतलब वॉशिंग वाला प्रोसीजर तो अलग हो गया, लेकिन जो इंसर्शन का काम है उसमें केवल 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। डिपेंड्स कि अंदर की एनाटॉमी कैसी है। अगर यूट्रस का मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि उसका जो माउथ है वो टेढ़ा है या कुछ है या कैसा भी है, छोटा है बड़ा है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन वेरी, मैं यही बोल रही हूँ। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज वो क्या करते हैं, स्पर्म को अंदर इंसर्ट कर देते हैं और आपका जो लोअर एरिया है, लोअर बैक वाला एरिया, उसको थोड़ा सा अप कर देते हैं ताकि जो स्पर्म का मूवमेंट है टूवर्ड्स द ग्रेविटी ईजिली हो जाए यूट्रस तक, राइट। तो 10 से 15 मिनट का रेस्ट कराते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कि आप यूरिन डिस्चार्ज करके आओ ताकि वो देखें कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। उसके बाद बस आधे घंटे के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। ये बात होगी आपके IUI प्रोसीजर की। नो पेनफुल, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ अच्छा होता है। और अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, ये तो हो गई डॉक्टर की बात। अब जो दूसरी बात आती है उसमें क्या होता है, आप घर पर आएँ, डॉक्टर ने आपको अगर प्रोजेस्ट्रॉन मेडिसिन दी है, रिमेंबर इट, अगर प्रोजेस्ट्रॉन दी है तो जिस टाइम पे बोली है उस टाइम पे ही खाना है और अगले दिन सेम टाइम पे खाना है। अगर आप उसको फ्लक्चुएट करोगे तो आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसका लेवल नीचे आने लगेगा। जैसे उसका लेवल नीचे आएगा तो हो सकता है स्पॉटिंग हो जाए, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जैसे ही नीचे आता है स्पॉटिंग हो जाती है। वो बिल्कुल भी अवॉइड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर डॉक्टर आपको मना करता है ट्रैवल नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ पर्सन टू पर्सन वेरी। कुछ लोगों को 9 मंथ हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, कुछ भी नहीं होता, और कुछ लोगों को तो अगर वो ज़रा सा चल के चले जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर डॉक्टर आपको जैसा बोल रहा है आपने वैसा करना है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है, अपना ध्यान रखना है, हाइड्रेट रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो IUI है वो ही सक्सेस हो जाएगा। अगर आपको कोई अदर फर्टिलिटी इशू नहीं है, मतलब कि और भी कुछ अगर ट्यूब ब्लॉक्स है, ये सारी चीज़ें वाली चीज़ें नहीं है, तो अगर आप सिंपल हार्मोन्स इशू है, PCOD का इशू है, स्पर्म मोटिलिटी का इशू है, देन IUI कैन बी सक्सेसफुल, 101% सक्सेसफुल। तो इसमें भी होता है कि डॉक्टर आपको 3 चांसेस देते हैं, 6 चांसेस देते हैं, ये ऑल्सो वेरी, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। पर अगर आप ये टिप्स को फॉलो करोगे, जैसे डॉक्टर बोलता है आप उसको फॉलो करोगे, हाइड्रेट रखोगे, दवाइयाँ, प्रोजेस्ट्रॉन बस डिले नहीं होने देना है, बस आपने प्रोजेस्ट्रॉन बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम आपका होना चाहिए, तो आपका IUI बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ व्यू है टूवर्ड्स द IUI। और नेक्स्ट जो इसके प्रोसीजर आते हैं दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो जब मैं कभी लाऊंगी तो वो IVF का ही लाऊंगी। पर IUI कैन बी सक्सेसफुल। अब आते हैं इसके क्या बोलते हैं खर्चे के बारे में। तो जो IUI है उसका एक फिक्स अमाउंट नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि 10 से 12 हज़ार आपके IUI में लगेंगे। 10 से 12 हज़ार में सिर्फ क्या होता है इंक्लूजन की IUI प्रोसीजर प्लस स्पर्म वॉशिंग। उसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ लगेंगी, जितनी भी आप कंसल्ट करोगे, जितने भी आपको इंजेक्शंस लगेंगे, जो भी दवाइयाँ आपको बाहर से लानी है, वो सब आपको खुद खर्च करना है। तो आप एक साइकिल का ये मान के चलो कि अगर आप मेट्रो सिटी में कराते हो तो वो एक साइकिल आपको 40 से 50 हज़ार
या उससे भी ज़्यादा की पड़ सकती है। और अगर आप नॉर्मल कहीं जाके करा सकते हो तो वो 20,000 में भी पड़ जाएगी। लेकिन बात वही है कि जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनके पास सब कुछ अवेलेबिलिटी होती है, सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है, तो वो अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं। जो जो रिक्वायरमेंट वहाँ पर चाहिए, लैब फैसिलिटी चाहिए, उनके पास सब कुछ होती है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ उनके पास होता है। तो अगर कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये सारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हार्मोनल थेरेपी ले चुके हैं उससे कोई काम नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आईवीएफ में जाने से पहले आप एक बार आईयूआई की तरफ भी जाएं, क्योंकि हो सकता है आईयूआई ही हो जाए और आईयूआई ही सक्सेसफुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत दिमाग में बैठो कि आईयूआई मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरा आईवीएफ ही होगा। नो, इट कैन बी सक्सेसफुल। तो ये अच्छा हो सकता है, बस पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। थोड़े से मोटिवेशनल वीडियो देखने हैं, ऐसे वीडियो नहीं देखे जो आप आईयूआई के फेल्योर को बता रहे हैं। आपने सक्सेस स्टोरी देखनी है अगर आप यूट्यूब को ज़्यादा सर्च करते हो तो। ऑब्वियसली अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो यूट्यूब पे आके देखोगे, पर मेरा यही सजेशन है कि आप अच्छे वीडियोज़ देखो। तो नेक्स्ट जब भी मेरा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो मैं उसके में बात करूँगी, क्या बोलते हैं, आईवीएफ के बारे में। टिल देन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो आईयूआई के बारे में तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय।